हे गाइस, आ गए मैं फिर से। तो लास्ट वीडियो में हमने ब्लेंडर इंस्टॉल तो कर दिया, लेकिन उसे इंस्टॉल करने के बाद जब पहली बार देखोगे ना तो लगेगा भाई ये कौन सी दुनिया में आ गए हैं। लेकिन होता है, हर किसी के साथ होता है, हम हार नहीं मानेंगे। तो इस वीडियो में हम मेनली ब्लेंडर का इंट्रोडक्शन और उसकी कुछ छोटी मोटी कमांड्स पर बात करेंगे। तो ओपन करके पहली बार देखने पर मेजॉरिटी जो हिस्सा है वो इस चीज़ का है। व्यू पोर्ट इसका नाम है यार, नाम से ही पता चल रहा है कि व्यू पोर्ट मतलब ज़्यादातर आप जिस चीज़ को देखोगे, सपोज आप इस सॉफ्टवेयर में कहीं भी कोई भी सेटिंग चेंज करते हो तो उसका इफेक्ट आपको इस बॉक्स में दिखेगा। ठीक है, अब अगर सिर्फ व्यू पोर्ट की बात कर रही है तो उस पर भी बहुत सारे आइकन दिख रहे हैं, लेकिन उसके ठीक लेफ्ट में जो दिख रहा है उसे टूल बार कहते हैं। आप इसे टूल बार भी कह सकते हो। कीबोर्ड पर जो टी की है, मतलब टी फॉर द वर्कशॉप का है, तो टी दबाने से ये चला जाएगा, फिर से टी दबाओगे तो वापस आएगा। यार ये भी अपनी तरह है। स्कूल में कोई इज्जत तो करता है नहीं, लेकिन फिर भी हर रोज वही जाएंगे। मतलब बात यह है कि मोस्टली हर कोई हॉट कीज या शॉर्ट कीज का ही यूज करना प्रेफर करता है, क्योंकि हर बार उस टूल बार पे जाओ, फिर वहां से क्लिक करो, फिर वो कमांड यूज करो, इसमें कोई सेंस नहीं बनता। तो टी दबा कर इसे हाइड कर दो। सब्सिक्वेंटली ये जो राइट साइड में दिख रहे हैं वो सारे बटन, ठीक है, तो इनका इस्तेमाल एक्चुअली व्यू पोर्ट को अलग अलग एंगल से या अलग अलग तरीकों से देखने के लिए होता है, लेकिन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इनका इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। माउस पर इसके लिए शॉर्ट कीज दे रखी होती है। तो माउस का जो मिडल बटन है वही घूमने वाला, तो उस बटन को आगे पीछे घुमाने से यहाँ पर इसे जूम इन और जूम आउट का इफेक्ट आएगा। और हाँ, वही बटन दबाया भी जा सकता है। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे जिन्हें लगता है कि मिडल बटन सिर्फ घूमने के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उस बटन को दबाया भी जा सकता है। तो इसे दबा के माउस हिलाओगे तो व्यू पोर्ट के सारे ऑब्जेक्ट को आप 3D में देख सकते हो, मतलब किसी भी एंगल से देख सकते हो। इसे ऑर्बिट करना कहते हैं एक्चुअली। सेम चीज़ है, शिफ्ट प्लस मिडल की दबानी है और फिर माउस हिलाना है, तो कुछ ऐसा होगा। तो ये कहाँ यूज होता है। अब सपोज मैंने स्क्रॉल करके जूम कर लिया तो मुझे यहाँ नहीं देखना, मुझे उस वाले कॉर्नर में देखना है, तो मैं शिफ्ट प्लस मिडल की दबा कर इसे ऐसे खींच लूँगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये अपने आप याद हो जाता है। हाँ, पहले पहले दिक्कत ज़रूर आएगी, लेकिन हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लेंडर में इन्हीं 3 कमांड का यूज़ होता है ऑब्जेक्ट को अलग अलग एंगल से देखने के लिए या कोई भी ऑपरेशन करने के लिए। इसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्यूब शेप का है। अब ऐसा नहीं है कि ब्लेंडर में सिर्फ क्यूब का ही इस्तेमाल करना चाहिए, आप जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट एक साथ ऐड कर सकते हो। इसके लिए यहाँ ऊपर ऐड पर क्लिक करो, उसके बाद मेश, और फिर यहाँ जितने दिख रहे हैं उनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हो, लेकिन फिर से इसकी कोई इज्जत नहीं है। शिफ्ट प्लस ए की दबाकर डायरेक्ट ये चीज़ कर सकते हो। बाय द वे, मैं जो भी बटन दबाऊंगा वो यहाँ शो हो जाएंगे, इन केस मैं बताना भूल जाता हूँ तो उसका ज़रा ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद एक बड़ा सवाल ये है कि अगर मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट ऐड कर दूँ तो वो इस व्यू पोर्ट में कहाँ आएगा। मतलब ये तो बहुत बड़ा है ना, तो यहाँ कहीं भी आ सकता है। तो उसके लिए ये बीच में जो ब्लैक एंड वाइट जो कुछ भी दिख रहा है, इसे 3D कर्सर कहते हैं, ये जहाँ होगा वही ऑब्जेक्ट ऐड होगा। यार मैं इतनी देर से 3D बोल रहा हूँ, किसी को 3D का मतलब भी पता है? तो बेसिकली 3D मतलब 3 डायमेंशंस। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो जिस पर 3 डायमेंशंस आएगी, वो ऑब्जेक्ट 3D है। मतलब जो कागज़ होता है उसके लिए सिर्फ 2 डायमेंशन ही होती है, एक हो गई उसकी लेंथ और दूसरी हो गई उसकी ब्रीथ। लेकिन वही सपोज एक क्यूब है तो उसके लिए 3 डायमेंशन है, लेंथ, ब्रीथ और फिर उसकी थिकनेस या हाइट। ठीक है, कहाँ थे हम? हाँ, 3D कर्सर। तो इस वक्त हमारा 3D कर्सर ठीक सेंटर में है, और सपोज मैं अभी कोई ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ तो वो ठीक सेंटर में ही आएगा, क्योंकि 3D कर्सर हुआ है ना। तो इस कर्सर की पोजीशन चेंज करने के लिए शिफ्ट प्लस माउस की राइट की दबाइए, आपका माउस पॉइंटर जहाँ होगा 3D कर्सर वही चला आएगा। और अब इस कर्सर की पोजीशन चेंज करने के बाद अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ तो वो नई वाली पोजीशन जो है 3D कर्सर की वहीं पे आएगा। ये हो गई एक चीज़। उसके बाद अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करनी है, मतलब ऑब्जेक्ट पहले से ही ऐड हो गया है, सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज करनी है, या फिर कोई भी और ऑपरेशन उस पर करना है, मतलब स्केल करो या रोटेट करो वगैरह वगैरह, तो कोई भी ऑपरेशन करने से पहले हमें ये तय करना होगा कि ऑपरेशन किस ऑब्जेक्ट पर करना है। मतलब सपोज इस क्यूब पर करना है तो मैं इसे पहले सिलेक्ट करूंगा माउस का लेफ्ट क्लिक करके, फिर आता है जी फॉर ग्रैब। इससे वो क्यूब माउस पॉइंटर पे लॉक हो जाएगा और फिर आप उसे कहीं भी हिला सकते हो। मतलब माउस पॉइंटर जहाँ जाएगा वो क्यूब भी उसी के साथ चला आएगा। फिर आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो वो वही रहेगा, और अगर राइट क्लिक करते हो तो वो
पहले जिस पोजीशन पे था वही वापस चला जाएगा। तो एक्चुअली इसके लिए एक थोड़ा सा ज़्यादा प्रोफेशनल तरीका है। यहाँ ऊपर ये जो धनुष जैसा दिख रहा है उसके साइड पे इस एरो पर क्लिक करो, यहाँ नीचे मूव पर चेक होना चाहिए। उससे क्या होगा, आप जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे उस पर ऐसे एरोज आ जाएंगे जिनकी मदद से आप आसानी से उस ऑब्जेक्ट को कहीं भी हिला पाओगे। सेकंड कमांड है एस फॉर स्केल, मतलब समझ ही गए होंगे कि इससे आप ऑब्जेक्ट की साइज चेंज कर सकते हो, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट कितना बड़ा रखना है, कितना छोटा रखना है। सेम क्यूब ऐड करके आप एक क्यूब बड़ा और एक क्यूब छोटा ऐसा भी रख सकते हो, वो समझ गए ना। सिमिलरली थर्ड कमांड है रोटेट। आर दबाने से एक्टिवेट होगी और उससे आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रोटेट कर सकते हो। तो ये सारी कमांड आप जब लेफ्ट क्लिक करोगे तभी कंफर्म होगी। अगर आप राइट क्लिक करते हो तो वो ऑब्जेक्ट फिर से अपनी पहली वाली पोजीशन पे वापस चला जाएगा। और फिर उसके साथ एक्सिस का कंसेप्ट भी जुड़ता है। तो क्या है कि यहाँ जो ये 3 एरो दिख रहे हैं उनमें से लाल कलर का मतलब एक्स एक्सिस, येलो वाला वाई एक्सिस और जो ब्लू है वर्टिकल उसे जेड एक्सिस कहते हैं। इससे क्या होगा कि पहले तीनों कमांड GSR मतलब ग्रैब, स्केल और रोटेट, इसके साथ अगर आप एक्सिस का नाम देते हो, मतलब सपोज G दबाते हो और उसके बाद डायरेक्टली X दबा देते हो, तो वो ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ X एक्सिस में ही हिलेगा, बाकी दोनों एक्सिस पर वो लॉक हो जाएगा। सिमिलरली S और R मतलब स्केल और रोटेट के लिए भी S दबाकर X दबाते हो तो सिर्फ X एक्सिस पर ही स्केल होगा, और सिमिलरली R के लिए भी R दबाकर अगर माउस हिलाते हो तो वो सिर्फ X एक्सिस पर ही रोटेट करेगा। सेम चीज़ Y और Z एक्सिस के लिए भी अप्लाई होती है, मतलब R दबाकर Y दबाते हो तो सिर्फ Y एक्सिस पर ही रोटेट होगा। ठीक है, अब ये कॉम्प्लिकेशन कम थी, जो एक और चीज़ ऐड कर दी इन्होंने कि शिफ्ट प्लस एक्सिस का नाम जोड़ना है। इससे क्या होगा कि अगर आप S दबाते हो, S फॉर स्केल, और फिर शिफ्ट प्लस X दबाते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ Y और Z एक्सिस पर स्केल होगा और X एक्सिस पर नहीं। सिमिलरली शिफ्ट प्लस Y दबाते हो तो वो Y एक्सिस पर सेम रहेगा, Z और X एक्सिस पर स्केल हो जाएगा। यार आई होप आप समझ रहे हो। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ये थी कुछ बेसिक चीज़ें जो कोई भी बिगिनर आसानी से समझ सकता है। अगली वीडियो में हम पहला एनिमेशन बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए इस वीडियो में जो बताया उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।